Recording in progress. ऐप की गायब होना है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, थोड़ा सा लेट हुआ, कुछ काम था। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अब। आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास कैमरा ऑन नहीं है सर। कैमरा ऑन नहीं है? ऑन है, ऑन है। ऑन है भाई। सबको मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? कैमरा क्लियर है बेटा? यस सर। ओके यस सर। ओके चलिए तो स्टार्ट करें हम। देखें कौन कौन सा स्टूडेंट कनेक्ट हो गया मेरे साथ में सर। ओके कुछ बच्चों ने सभी क्लास ली थी ऑलरेडी। चलिए तो हम स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात तक फिनिश कर चुके थे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दिव्यांशु कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। दिव्या, प्रमोद, संस्कृति? यस नो सर। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट अपने ऑडियो को भी म्यूट रखेंगे जिससे मेरा वॉइस आप तक एग्जैक्टली क्लियर पहुंचेगा। और ऑडियो को म्यूट करेंगे। यदि किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो मुझसे डिस्कस कर सकता है। चलिए तो लास्ट क्लास में अपन ने फिनिश कर दिया था रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी कि हम किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे और किंगडम मोनेरा में हमने रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया तक बात फिनिश करी थी। मैं रिपीट करूंगा, याद करो। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजिक्स के थ्रू और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू मिल रहा है। वो स्पोर्स कौन से थे बेटा? एंडोस्पोर्स। याद है कि नहीं? एंडोस्पोर्स की अपन ने वॉल देखी थी। कौन कौन सी वॉल थी? सबसे पहले एक्सोस्पोरियम, सेकेंड वन इज स्पोर कोट। कौन सी थी? स्पोर कोट। देन थर्ड वन हमने देखी थी स्पोर कोट के अलावा, थर्ड वन हमने बात करी थी स्पोर कोट के अलावा कॉर्टेक्स। और फोर्थ वन आई देखी थी लास्ट में स्पोर वॉल। किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा लास्ट क्लास से रिलेटेड? या ना कोई डाउट तो नहीं बेटा? सर हाँ बेटा। सर ये तो आपने तो बहुत पहले पढ़ाया होगा ना सर। ये लास्ट का लेक्चर जो दिया था सर उसमें नहीं है। आप शांत रहो, हाँ शांत रहो। आपने लेट, आपका गड़बड़ है काम, आपको बाद में बताऊंगा मैं अगली बार। हाँ सर ठीक है। अभी आप ये 11th वाला बैच चल रहा है, ठीक है? आप मेरे फोन में बात करना। चलिए तो हम इधर ध्यान दें
तो ये अपन ने बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात लास्ट क्लास तक फिनिश करी थी, और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं यानी किंगडम मोनेरा में हमने बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात फिनिश कर लिया, यानी कि यू बैक्टीरिया की बात कर ली। तो जो एक दो स्टूडेंट नए हैं तो मैं इनकी बात थोड़ी सी बात करूं कि हम पढ़ रहे हैं मोनेरा, किंगडम मोनेरा, और मोनेरा में अपन ने अब तक बात कर ली थी फर्स्ट आर की बैक्टीरिया की। आर की बैक्टीरिया के बाद सेकंड हम बात कर रहे थे यू बैक्टीरिया की, ये लास्ट क्लास में अपन ने फिनिश करी। थर्ड आते हैं हमारे सामने अब साइनोबैक्टीरिया, और फोर्थ वन इज माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ भी बोलते हैं, याद रखिएगा बेटा। तो मोनेरा आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, या बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। कौन कौन से देख सकते हैं हम, कौन कौन से हो गए इसमें? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। हम इसकी बात और इनकी बात फिनिश कर चुके हैं। आज जो हमें स्टार्ट करना है साइनोबैक्टीरिया से। किससे बेटा? साइनोबैक्टीरिया, यानी कि मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया। इनके बाद डेवलप हुए यू बैक्टीरिया, और इनके बाद डेवलप हुए साइनोबैक्टीरिया। लास्ट में डेवलप हुए माइकोप्लाज्मा। इन चारों में बेसिक डिफरेंस कहां बताया था मैंने, कोई बता सकता है? बेसिक डिफरेंस कहां पे आ रहा है? बैक्टीरिया, यानी चारों में कंपैरेटिव डिफरेंस दिखा रहा है, तो डिफरेंस कौन सा है? मेन डिफरेंस क्या है? याद कराया भाई। सर वो सर आई सेल वॉल, सर कोई आई बोला? एनर्जी पे करें सर। कोई बोला सेल वॉल, कौन बोला? पता नहीं, तो धीरे से बोलिए सेल वॉल। ओके, तो याद रखें, शायद दिव्यांशी बोली सेल वॉल में डिफरेंस था, याद रखें। यहाँ पर सेल वॉल अपन ने देखा था अलग टाइप की, यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन मेन कंपोजिशन था, यहाँ पर नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट थे। आज हम बात करने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया की। ध्यान देना, साइनोबैक्टीरिया इस अर्थ के फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं, यानी इस अर्थ पर सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्लांट से ही पहले किसने करी? बैक्टीरिया ने। कौन से बैक्टीरिया ने करी? साइनोबैक्टीरिया। यानी कि आज जो हम बात स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो सबसे पहले ये फर्स्ट फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए या ऑर्गेनिज्म हो गए। याद रखना, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से बोले जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया। यानी इस अर्थ पर इनसे पहले कौन डेवलप थे? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों ही हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं, यानी अपने फूड का फॉर्मेशन खुद नहीं कर पाते। लेकिन हम साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया इस अर्थ के फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, यानी फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस किसने करी? साइनोबैक्टीरिया। नीट पे यहाँ पर हमें क्वेश्चंस मिलता है कि जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे, इस अर्थ का डेवलपमेंट जब हुआ था बेटा, तो अर्थ पर ऑक्सीजन नहीं थी, मेनली कौन सी थी? हाइड्रोजन थी। ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, पुराना एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूस करने वाला था क्योंकि हाइड्रोजन थी। लेकिन जैसे जैसे इस अर्थ पर फोटोसिंथेसिस होने लगी तो धीरे धीरे हाइड्रोजन का लेवल कम होता गया, और हम जानते हैं छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन। प्लांट ऑक्सीजन निकालते हैं कि नहीं? तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है, तो बैक्टीरिया ने भी कौन सी भी गैस यूज करना स्टार्ट कर दी? ऑक्सीजन। यानी कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, पुराना एटमॉस्फेयर जो रिड्यूस करने वाला था, उसे ऑक्सीडाइज किसने किया? साइनोबैक्टीरिया ने। यानी कि इन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट डेवलप किया। इंपॉर्टेंट बात हो गई, याद रखना। तो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ साइनोबैक्टीरिया हो गए, इंपॉर्टेंट बात हो गई इनकी। देन ये इन्होंने फर्स्ट टाइम इस अर्थ पर ऑक्सीजन डेवलप करी, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट डेवलप किया इन्होंने, इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके बाद अपन देखें कि इनमें जो मेन डिफरेंस आता है, मेन डिफरेंस क्या आता है? इनकी सेल वॉल।
2 लेयर से मिलकर बनी होती है। सेल वॉल में 2 लेयर्स होती है, आउटर और इनर। जो इनर सेल वॉल होती है विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, यानी बैक्टीरिया के समान, यू बैक्टीरिया के समान इनकी इनर सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी है। बट आउटर सेल वॉल जो होती है बेसिकली वो लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी है। लिपोपॉलीसैकेराइड्स याद रखना। Outer cell wall is made up of lipopolysaccharides and inner cell wall is made up of peptidoglycan. काय की बनी होती है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। देन जो डिफरेंस आ रहे हैं उन डिफरेंस को अंडरलाइन करके नोट कीजिएगा। अभी तक अपन ने देखा आर की बैक्टीरिया की सेल वॉल में नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड था, यानी ग्लाइकोप्रोटीन थी, ग्लाइकोलिपिड्स थे। हमने यू बैक्टीरिया की सेल वॉल देखी थी, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन था। आज हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की। फर्स्ट डिफरेंस तो यही आ गया कि इसकी सेल वॉल 2 लेयर से मिलकर बनी है। आउटर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड्स एंड इनर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। नेक्स्ट पॉइंट जो बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टीरॉल एब्सेंट इन, डायरेक्ट मिलता है क्वेश्चन भी, स्टीरॉल एब्सेंट इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में स्टीरॉल एब्सेंट होते हैं। ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। स्टीरॉल यानी कि जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड मिलता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड या ये बोलूं स्टीरॉल प्रेजेंट नहीं होते। अंडरलाइन करके नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। देन इनकी सेल वॉल के बाहर मान लीजिए साइनोबैक्टीरिया है, इनकी सेल मेम्ब्रेन हो गई या ये बोलूं सेल वॉल हो गई। बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर कौन सा पार्ट्स मिलता है? सिंपल बैक्टीरिया की बात करें कौन सा पार्ट होता है मैंने आपको? सेल मेम्ब्रेन। अरे भाई सेल वॉल के बाहर, आउटसाइड नॉट इनसाइड। ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, क्या बोलते हो उसे? कैप्सूल। याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस ओके मैंने आपको बताया था जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है वो वायरुलेंट हो जाते हैं, यानी डिसीज कॉज करते हैं, और जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल नहीं होता वो नॉन वायरुलेंट होते हैं, यानी डिसीज कॉज नहीं करते। याद आया है कि नहीं? यस जोर से बोले भाई। ऐसा ऐसा लग रहा है कि ना चाय वाय पी के नहीं बैठे, खाना वाना खाया नहीं है शायद, या फिजिक्स की क्लास से थक गए आज। ऐसा तो नहीं है? स्टार्टिंग है भाई, पढ़ते हैं भाई। ठीक है, हर बार बोलता हूँ जो 1-2 साल ज्यादा मेहनत कर लेंगे बहुत फायदा रहेगा भाई। और लॉकडाउन में जो मेहनत कर रहे हैं तो लॉकडाउन में अच्छे सेलिब्रिटी हर चीज का फायदा उठा रहे हैं, हमें भी फायदा उठाना है, मैक्सिमम पढ़ाई करके ध्यान नहीं देता। तो आप देखोगे सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाद साइनोबैक्टीरिया में कैप्सूल नहीं मिलता, या बोलूँ कैप्सूल मिलता भी है तो वो अलग टाइप का होता है, यानी कि इसमें म्यूसिलेजियस कवरिंग मिलती है, जिसके कारण साइनोबैक्टीरिया स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। म्यूसिलेजियस कवरिंग या जिलेटिन की कवरिंग मिलती है साइनोबैक्टीरिया में बाहर की तरफ, सेल वॉल के बाहर मिलेगी। याद रखिएगा, ये बेसिकली इन्हें मॉइस्ट बनाती है, नमी प्रोवाइड करती है, नमीदार बनाए रखती है। इंपॉर्टेंट बात हो गई। टेन साइनोबैक्टीरिया में यानी कि सेल वॉल के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर मिल रही है जो म्यूसिलेजियस यानी चिपचिपे सब्सटेंस की बनी होती है, और चिपचिपे सब्सटेंस के कारण साइनोबैक्टीरिया स्मूथ होते हैं, काई के समान, एल्गी के समान, इसलिए तो उनका नाम क्या पड़ गया? ब्लू ग्रीन एल्गी। जबकि एल्गी नहीं है, एल्गी के समान है। ठीक है, काई के समान होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट कवरिंग पे जिलेटिन यानी कि म्यूसिलेस की कवरिंग प्रेजेंट होती है। देन इसके बाद देखें साइनोबैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन साइनोबैक्टीरिया में अंदर की तरफ फोल्ड होकर
सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है जिससे बोलते हैं लैमिनोसोम। लैमिनोसोम, ध्यान दो बेटा, हमने जब जब यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो उसमें प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ चुकी है वाली बात, जिससे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स में एनर्जी यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया क्या मिलते हैं, कौन बताएगा जल्दी से? जैसे अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस ऑर्गन बोला था। इंद्रेश, दिव्यांशी, पूनम कहाँ है? पूनम क्लास में है कि नहीं? सर मीजोसोम। मीजोसोम, बहुत अच्छे। आपने देखा था उन्हें क्या बोलते थे? मीजोसोम। कौन बोल गया ये, मैं नाम देख नहीं पाया। यश बोला, खैर जो भी बोला, वेरी गुड। तो मीजोसोम्स, याद करो, बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर मीजोसोम्स बनाती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस ऑर्गन होता है। नीट में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको याद कराया था कि मीजोसोम बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोसोम का स्ट्रक्चर टोटली अलग है, लेकिन ये भी पावर हाउस है यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, और मीजोसोम भी बैक्टीरिया में एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। यानी दोनों का फंक्शन तो हो गया सेम, दोनों का स्ट्रक्चर हो गया अलग, इसलिए इन्हें बोलते हैं एक दूसरे के एनालोगस ऑर्गन। क्या बोलते हैं बेटा? एनालोगस ऑर्गन। क्लियर यारी बात? यस सर। अब साइनोबैक्टीरिया में आ जाए। साइनोबैक्टीरिया में मीजोसोम नहीं होते, साइनोबैक्टीरिया में मीजोसोम क्या मिलते हैं? लैमिनोसोम। यानी कि आप ये बोल सकते हैं लैमिनोसोम मीजोसोम का एनालोगस ऑर्गन होता है। सॉरी, क्या बोलूं, एनालोगस के साथ होमोलोगस ऑर्गन भी है, क्योंकि यहाँ पर तो स्ट्रक्चर भी दोनों का सेम मिलता है और दोनों का फंक्शन भी सेम होता है। तो बेटा याद रखना, मीजोसोम बैक्टीरिया में जनरली यू बैक्टीरिया मिलते हैं और लैमिनोसोम साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं। दोनों का फंक्शन सेम हो गया, एनर्जी फॉर्मेशन यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन। सबको क्लियर होगी वाली बात? किसी को थोड़ा सा भी तनिक भी डाउट हो, तनिक समझते हो, छोटा सा पॉइंट पर भी डाउट हो पूछ सकते हैं। सर स्ट्रक्चर कैसा अलग हो जाएगा सर मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया? स्ट्रक्चर मीजोसोम और लैमिनोसोम का स्ट्रक्चर तो अलग सेम ही होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का तो स्ट्रक्चर अलग है। मीजोसोम और डायग्राम लैमिनोसोम में का स्ट्रक्चर सेम होता है कि दोनों ही सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनते हैं। सर दोनों में फर्क क्या है? दोनों का फर्क ये, बेसिकली इनकी फोल्डिंग अलग अलग होती है। फोल्डिंग अलग होने के साथ साथ मीजोसोम्स पर्टिकुलरली एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। लैमिनोसोम एटीपी फॉर्मेशन के अलावा आपको आगे और भी फंक्शन बताऊंगा, अभी नहीं, जितना जरूरत है। ठीक है दिव्यांशी? यस सर। देन इसके बाद अपन देखें, लैमिनोसोम के बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जो लैमिनोसोम बन रहे हैं, जो फर्क आपको अभी समझ में आने लगेगा कि ये लैमिनोसोम अलग होते जाते हैं और साइनोबैक्टीरिया में पेरिफेरी की तरफ या बाहर की तरफ क्या बना देते हैं? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर भी लैमिनोसोम से डेवलप हुए हैं और इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, यही बोलो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसी के कारण ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, यानी इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट की जगह क्रोमेटोफोर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? क्रोमेटोफोर्स। याद रखेगा जब, यानी कि जैसे
माइटोकॉन्ड्रिया मीजोसोम का एनालोगस ऑर्गन था क्योंकि फंक्शन सेम था, स्ट्रक्चर अलग था। ऐसे ही क्रोमेटोफोर्स क्लोरोप्लास्ट के एनालोगस ऑर्गन होते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर का स्ट्रक्चर हो गया अलग अलग, लेकिन दोनों का फंक्शन कैसा हो गया, सेम। क्लियर हो गया भाई? यस प्रतीक सर का ये आवाज बात आ फिर गई से रिपीट कर और दीजिएगा। सत्य अर्ची है। पूनम मेरा वॉइस आ रहा है बेटा? शिवांश, सुरेश, वैष्णवी, याना, इक्षा? यस सर आ रहा है। यस सर। हाँ, सबकी आवाज तुरंत आना चाहिए। ऐसा नहीं है भैया मैं बोलते आ रहा हूँ, प्रवचन सुन रहे हैं आप सर का, कितना अच्छा प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन सर तो नहीं है यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकालते हैं। 99 प्रवचन ऐसे ही सुनते आते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ से सुनते जाना है और यहाँ से निकालना नहीं। बीच में क्या ऊपर वाले ने दे दिया, ब्रेन, तो ब्रेन में एब्जॉर्ब होते चलना चाहिए सारी चीज, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर क्लोरोप्लास्ट के एनालोगस ऑर्गन होते हैं। प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट फंक्शन करता है, साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर बेटा सभी को? चलिए यस सर। देन इसके बाद देखोगे इसमें जो सेंटर में साइटोप्लाज्म आता है, इसको सेंट्रोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को, साइनोबैक्टीरिया साइटोप्लाज्म को सेंट्रोप्लाज्म बोला जाता है। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइनोफाइसिन स्टार्च। साइनोफाइसिन स्टार्च साइनोफाइसिन स्टार्च ये रिजर्व फूड मटेरियल है किसका, साइनोबैक्टीरिया का। हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होता है, स्टार्च। एनिमल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन, याद है कि नहीं? ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया में रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होता है, साइनोफाइसिन स्टार्च। याद रखना, इंपॉर्टेंट है वाला वर्ड, नोट कर सकते हैं। साइनोफाइसिन स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। देन इसके बाद यानी साइनोबैक्टीरिया की सारी बातें, कहाँ डिफरेंस आया, कैप्सूल में डिफरेंस आ रहा है, सेल वॉल में डिफरेंस आ गया, सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस आ गया, लेमिनोसोम एक्स्ट्रा पॉइंट मिला, सेंट्रोप्लाज्म एक्स्ट्रा पॉइंट मिला, क्रोमेटोफोर से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। ये सारे पॉइंट हमें एग्जैक्टली क्लियर होने चाहिए। सबको क्लियर है भाई? यस यस सर। सर। ओके यस देन इसके बाद स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है जो नीट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एकेडमी में कम इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहले आता है हेट्रोसिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, हेट्रोसिस्ट। साइनोबैक्टीरिया की सेल में स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट बेसिकली करते क्या है, हेट्रोसिस्ट आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन और sometime रिप्रोडक्शन। आप लोग सभी लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन जानते हैं? नहीं जानते तो हमारा एक चैप्टर आएगा मिनरल न्यूट्रिशन 11th क्लास का ही, प्लांट फिजियोलॉजी में नाइट्रोजन फिक्सेशन, लगभग हमारी 1 घंटे की क्लास उसी में जाएगी। तब फिर से मैं आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताऊं, लेकिन अभी थोड़ा सा मालूम चाहिए। आपको मालूम है कि हमें जो भी नाइट्रोजन मिलती है कहां से मिलती है, प्लांट से। और प्लांट को नाइट्रोजन कहां से मिलती है, सॉइल से। सॉइल में भी किस फॉर्म में होनी चाहिए वो, NO2
और NO3 फॉर्म में। यानी जब तक सॉइल में NO2 और NO3 फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं होगी तब तक प्लांट भी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो एयर की नाइट्रोजन को, एयर में जो नाइट्रोजन है इसको नाइट्रेट और नाइट्राइड में कन्वर्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो गया आप। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, conversion of atmospheric nitrogen into nitrate and nitrite with the help of microorganisms is called as nitrogen fixation। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। यानी कि एयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ऐसा क्या है साइनोबैक्टीरिया में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने में हेल्प करता है? कौन सा वो स्पेशल स्ट्रक्चर है? वो हो गया हेटेरोसिस्ट। क्या क्लियर होगी वाली बात? Yes, sir. यश, Yes, sir. यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो जैसे मैं जिसका भी नाम लूं तुरंत यस सर, जिसका नाम आ जाए, जिसका दिखाई दे जाए, जिसका याद आ जाए तो तुरंत ऐसे ही बोल देना है यस सर। जैसे कभी भगवान ना पड़े करे कि कभी आपको कोर्ट जाना पड़े, कोर्ट में बोलते ना हाजिर हो, तुरंत बताया यस सर, तुरंत बोलना पड़ता है 5-7 सेकंड में, नहीं होता तो आपका अगली डेट केस फाइल हो जाता है। ऐसे ही, ठीक है। तो जगते रहना है बिल्कुल क्या क्या पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया में जो प्रोसेस होते हैं, टेस्ट में भी मिलेगा आपको, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सम टाइम रिप्रोडक्शन। सेकंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आते हैं, याद रखना, एकाइनेट्स। एकाइनेट्स भी साइनोबैक्टीरिया के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि ये होते क्या है? स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। साइनोबैक्टीरिया के स्पोर्स को बोल सकते हैं एकाइनेट्स। क्या बोलते हैं? एकाइनेट्स। देन थर्ड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आता है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया भी क्या होता है? सेपरेटेड फिलामेंटस। सेपरेटेड फिलामेंट होता है किसका? ब्लू ग्रीन एल्गी का। यानी ये भी रिप्रोडक्शन का काम करेगा। दिव्यांश को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अभी थोड़ा थोड़ा आएगा तो आप देखोगे कि ये आपने देखा कि साइनोबैक्टीरिया ईवी बैक्टीरिया है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, इन्हें फर्स्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोल रहे हैं। इन्होंने इस अर्थ पर सबसे पहले ऑक्सीजन लेके आए, इसलिए इन्हें ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को डेवलप किया। हमने साइनोबैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा और साइनोबैक्टीरिया में स्पेसिफिक सेल्स, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। इसमें हेटेरोसिस्ट, एकाइनेट्स और हार्मोगोनिया, ये केवल और केवल तीनों स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताए साइनोबैक्टीरिया की यूनिक प्रॉपर्टी है। और ये चीज यूनिक होती है वो नीट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद रखना कैसी प्रॉपर्टी हो गई है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। तो ये आपने बात करी साइनोबैक्टीरिया की, किसकी? साइनोबैक्टीरिया की। देन इसके बाद Sir, लास्ट third हमारे point. आते हैं, अब साइनोबैक्टीरिया कुछ एग्जांपल अपन देखें। हम आगे वैसे सर। बात करेंगे, जब मैं माइक्रोस्कोप और ह्यूमन वेलफेयर की बात करूंगा तब बता चाहूंगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल कहाँ होता है। तो इसलिए पढ़ाई में पैटर्न बहुत जरूरी होता है। हाँ शिवांश, कुछ कहना चाह रहे बेटा? सर थर्ड पॉइंट रिपीट कर दीजिए। थर्ड पॉइंट मैंने बताया हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया ये साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का सेपरेटेड फिलामेंट होता है, यानी उससे अलग हुआ ही पार्ट होता है हार्मोगोनिया। और वो अलग हुआ पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? रिप्रोडक्शन। यानी अब साइनोबैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसका कुछ पार्ट उससे अलग हो रहा है, जो अलग हो रहा है और नए साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर रहा है, उससे क्या बोल रहे हैं? हार्मोगोनिया। क्लियर हो गया शिवांश बेटा?
यस सर। ओके देन इसके बाद लास्ट बैक्टीरिया हमारे पास बचे रह गए। सर हाँ बेटा, सर हेटेरोसाइट्स सर वो कैसे कर सकता है रिप्रोडक्शन सर? ये भी कैसे करेगा ये अपन जब मैं आपको 12th का पोर्शन पढ़ाता हूँ रिप्रोडक्शन यूनिट उसमें बताऊंगा ये, ठीक है। याद रखिएगा कि जैसे अपन ने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते, ऐसे ही हेटेरोसिस्ट कैसे रिप्रोडक्शन करता है ये पर्टिकुलरली रिप्रोडक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी इतना मालूम चाहिए कि हेटेरोसिस्ट मेजर रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, सेकेंडरी रोल आता है रिप्रोडक्शन। क्लियर दिव्यांश? यस सर। ओके देन इसके बाद नेक्स्ट वन इज लास्ट बैक्टीरिया हमारे आ गए। क्या देख सकते हो आप, किंगडम मोनेराई कितना बड़ा चल रहा है, कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, लेकिन जितने भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, साइनोबैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को जैसे हम बायोलॉजी में आगे बढ़ते जाएंगे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे, जैसे हम एल्कोहल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जैसे हम एंटीबायोटिक प्रोडक्शन पढ़ेंगे, जैसे से हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज और कौन कौन सा कहाँ यूज हो रहा है ये हम पढ़ते जाएंगे, यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस साथ में क्लियर होते जाएंगे। तो अभी जो बताते हैं उसको साथ साथ कवर करते चलना, पढ़ाई का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ बैक्टीरिया हमारे आ गए पीपीएलओ, जिसे माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। छोटी क्लास से सिखाया जाता है, स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं। और हमें मालूम है स्मॉलेस्ट सेल से, लेकिन कभी ये नहीं बताते ये है क्या, इट इज ए बैक्टीरिया। शुरू से आपको सिखाया कि ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, यानी सेल वॉल लेस बैक्टीरिया होते हैं। जब इन बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती तो इनका डेफिनेट शेप नहीं होता, और जिनका डेफिनेट शेप नहीं होता उन्हें बोलते हैं प्लूरो। प्लूरो का मतलब ही क्या होता है, इनरेगुलर शेप, ठीक है। प्लूरो का मतलब ही क्या हो गया, इनरेगुलर शेप। और ये इनरेगुलर शेप वाले बैक्टीरिया यानी माइकोप्लाज्मा फर्स्ट टाइम काऊ में निमोनिया डिसीज के रूप में आइडेंटिफाई किए गए, इसलिए इसका फुल फॉर्म हो गया प्लूरोनिमोनिया, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट टाइम काऊ में निमोनिया डिसीज के कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में इनको डिस्कवर किया गया, जिनमें सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इन्हें माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ बोला गया। इन्हें नोकार्ड और रॉक्स ने डिस्कवर किया था। यहां पर साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, नोकार्ड एंड रॉक्स ने फर्स्ट टाइम पीपीएलओ को डिस्कवर किया। इंपॉर्टेंट बात हो गई ये। जबकि माइकोप्लाज्मा टर्म, इनका ये तो डिस्कवरी की, लेकिन टर्म यानी इसका नाम, नामकरण किसने किया, नोवैक ने। नोवैक ने इन ये पीपीएलओ टर्म यानी कि माइकोप्लाज्मा टर्म दिया, याद रखना। अब इनका साइज मैंने कहा बहुत छोटे होते हैं, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर साइज का होता है। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, गैलीसेप्टिकम यानी कि स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कई टाइप के, तो स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा कौन सा है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम, सेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा आता है। नोट कीजिएगा वाली बात, ये इंपॉर्टेंट हो गई ये भी। देन इन्हें जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ द प्लांट्स किंगडम या जोकर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जोकर क्यों बोल रहे हैं, जैसे कभी आप सर्कस देखने गए हो
तो सर्कस में जोकर जैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाता है, कभी हंसता है, यहाँ पे लाल लाल बना लेगा, यहाँ पे कलर कर लेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट फेस बनाता है। ऐसे ही इनका एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये रेगुलर अपना शेप चेंज करते रहते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं होने के कारण अपना रेगुलर शेप चेंज करते हैं, इसलिए इन्हें जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ये भी पूछा हुआ नीट में क्वेश्चन है। जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा बोल रहे हैं? पीपीएलओ बोल रहे हैं। पीपीएलओ की नेक्स्ट 2 बातें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है जो नीट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी याद रखना? फर्स्ट पॉइंट, जब इन्हें हम कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं तो ये फ्राइड एग कॉलोनी देते हैं। फ्राइड एग कॉलोनी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं? माइकोप्लाज्मा। जो वो पीपीएलओ से सिलेक्टेड क्वेश्चन नीट में आते हैं, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया, यानी कि किसी में पीपीएलओ ब्लड में है या उसके बॉडी में सर्वाइव कर रहा है, उसको हमने बाहर निकाल लिया, लेबोरेटरी में कल्चर मीडिया पे ग्रो करें। कल्चर मीडिया पे ग्रो करने पर कल्चर प्लेट पे ये तले हुए अंडे के समान दिखाई देती है। फ्राइड एग कॉलोनी, तले हुए अंडे के समान कॉलोनी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट हो गया, माइकोप्लाज्मा। याद रखना। 10 नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट। It show hemolysis on blood agar media। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, यानी ब्लड अगार मीडिया पर, कल्चर मीडिया पर ये हीमोलाइसिस शो करते हैं। इसका मतलब क्या है? ध्यान सुनना भाई। मान लीजिए आपके ब्लड में कोई माइकोप्लाज्मा सर्वाइव कर रहा है। कौन सर्वाइव कर रहा है? माइकोप्लाज्मा। और मैंने आपका ब्लड लिया और लेबोरेटरी में ले गया, कल्चर मीडिया पे ग्रो करा। कौन से कल्चर मीडिया पे? ब्लड अगार मीडिया। ये कल्चर मीडिया का नाम है जिस पे माइकोप्लाज्मा को ग्रो कराते हैं। इस कल्चर मीडिया पे ग्रो करा रहा हूं, तो जैसे मैं आपका ब्लड को इस कल्चर मीडिया पे डालता हूं और आपके ब्लड की आरबीसी फटने लगे, यानी कि हीमोलाइसिस होने लगे। लाइसिस माने ब्रेकडाउन, हीमो यानी ब्लड यानी कि आरबीसी। आरबीसी फटने लगे हैं, रैप्चर होने लगे हैं कल्चर मीडिया पे ट्रांसफर करने पे, दैट मीन्स आपकी आरबीसी में, आपके ब्लड में माइकोप्लाज्मा प्रेजेंट है। ठीक है, तो याद रखना, ब्लड अगार मीडिया पर हीमोलाइसिस कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं? माइकोप्लाज्मा। ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर हो गया बेटा? दिव्यांशी, पूनम, यस सर। कृपांश है कि नहीं आज क्लास में? दिव्या, सर सेकंड पॉइंट समझा प्रति, दीजिए। क्या बेटा? यस सर। सेकंड पॉइंट फिर से Second बता point। दीजिए। मैं रिपीट करता हूँ कि किसी ब्लड में, मान लो ब्लड को हम कल्चर क्या करते हैं? लेबोरेटरी लेवल पे करते हैं। मान लीजिए आपके ब्लड में माइकोप्लाज्मा ग्रो कर रहा है, तो कैसे पता करूँ? तो आपके ब्लड को लिया मैंने और कल्चर मीडिया, कौन सा कल्चर मीडिया? ब्लड अगार मीडिया पर मैंने माइकोप्लाज्मा को ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे ही मैं आपके सैंपल को, ब्लड सैंपल को कल्चर मीडिया पर ट्रांसफर करता हूँ, आपके ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी बस्ट होने लगती हैं, रैप्चर होने लगती हैं, जो इस बात को इंडिकेट करती हैं कि आपके ब्लड में क्या प्रेजेंट है? माइकोप्लाज्मा। यानी कि हीमो माने ब्लड यानी आरबीसी, लाइसिस माने रैप्चर होना, फटना। तो ब्लड अगार मीडिया पर आरबीसी फटने लगती हैं, किसकी वजह से? माइकोप्लाज्मा की वजह से। लेकिन यदि आपके ब्लड में माइकोप्लाज्मा नहीं होगा तो आसानी से ब्लड कल्चर मीडिया पे आएगा और वो आसानी से स्प्रेड होगा, फैलेगा, लेकिन रैप्चर नहीं होंगे आरबीसी। क्लियर हो गया यश? सर ये कैसे सर, एक पता बार चलेगा पचपला कि बताना। हुआ है? मैंने आपको बताया कि ब्लड अगार मीडिया पर, देखो सबसे पहले तो ये मालूम चाहिए, लेबोरेटरी में, माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम कल्चर कर सकते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कल्चर यानी कि उसके लिए एक न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड को ग्रो करने के लिए, यानी ब्लड में जो सेल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए कौन सा कल्चर मीडिया यूज करते हैं? ब्लड अगार मीडिया। अगार इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत कुछ
लगभग 10 से 15 मिनट क्लास आपको बताऊंगा। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगार एक रेड एलगी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो फिलहाल तो तैयार रखें, अगार एक कल्चर मीडिया होता है जिस पर हम सेल्स को ग्रो कराते हैं। मैं कौन से सेल्स को ग्रो कराना चाह रहा हूँ? आरबीसी को। ठीक है, मैंने आपका ब्लड ले लिया और आपके ब्लड को जैसे ही मैंने कल्चर मीडिया पे डाला, वो ग्रोथ करने के बजाय फटने लगी, रैप्चर होने लगी। वो क्या इस बात को इंडिकेट कर रही है कि आपका ब्लड सही नहीं है। आपके ब्लड में क्या प्रेजेंट है? पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यानी कि ब्लड अगार मीडिया पर माइकोप्लाज्मा रैप्चर कर देते हैं। किसको? आरबीसी को। क्लियर हो गया बेटा आप सभी को? पुनीत क्लियर बेटा? यस सर, आरबीसी को रैप्चर नहीं करे तो? नहीं करेंगे तो आपका ब्लड इन्फेक्टेड नहीं है, यानी आपके ब्लड में माइकोप्लाज्मा नहीं है, आप हेल्दी पर्सन हो फिर। ठीक है, चलिए। यस सर। चलो, ये दो मोमेंट पॉइंटर माइकोप्लाज्मा के पूछे जाने वाले नीट में। इसके अलावा कुछ हमें डिसीज याद रखनी है। कौन कौन सी डिसीज वो आपको मैं बताते आता हूं। तो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा, नोट जरूर करते आइएगा सिस्टमेटिकली भाई। माइकोप्लाज्मा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। अब ये नहीं पूछेगा कि सर इस डिसीज में क्या होता है, क्योंकि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी एमएससी नहीं कर रहे हैं। बीएससी एमएससी में याद करना पड़ेगा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल यानी भटे में छोटी लीफ, माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है। देन बंची टॉप ऑफ पपाया, सबसे इंपॉर्टेंट, बंची टॉप ऑफ पपाया, ये भी बंची टॉप ऑफ पपाया भी याद रखना माइकोप्लाज्मा की वजह से प्लांट में होने वाली डिसीज है। इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये बेसिकली हमें दो डिसीज याद रखनी है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया। तो साइंस में कोई लिमिट नहीं होती याद करने की, ठीक है, लेकिन जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कौन से टॉपिक को कितना डीप में जाना है, किस टॉपिक में कहां तक डीप में आना है, किस टॉपिक को सरफेसली पढ़ना है। ये आपको एक्सपर्ट टीचर्स ही बता पाते हैं। तो उनको हमें फॉलो करना है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। ठीक है, तो बंची टॉप ऑफ पपाया बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखना। बंची टॉप पपाया माइकोप्लाज्मा के थ्रू होने वाली डिसीज है, एंड लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल भी ये क्या होता है? माइकोप्लाज्मा के थ्रू होने वाली डिसीज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हम बीएससी एमएससी नहीं पढ़ रहे, इनके बारे में नहीं पढ़ना हमें डिसीज में क्या होता है। अभी हमें इतना याद रखना है ये दोनों डिसीज माइकोप्लाज्मा की तरफ से होती है। ठीक है, चलिए। यस सर। तो Yes, ये बात हुई हमारी माइकोप्लाज्मा की। और इस तरीके से हमारा फिनिश हुआ किंगडम मोनेरा। कौन सा फिनिश हुआ? किंगडम मोनेरा। यानी कि हमने बात कर ली अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर all the organisms of the earth are classified into 5 kingdoms: kingdom monera, protista, fungi, plantae और animalia। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम हमारा फिनिश हो गया, किंगडम मोनेरा, जिसमें हमने देखा 4 टाइप के बैक्टीरिया आते हैं। कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। कृति क्लियर है बेटा? दिव्या क्लियर है? Yes, sir. अंशु सक्सेना, अंशु Yes, नाम है sir. बेटा आपका? फर्स्ट डे मेरी क्लास में बेटा अंशु? फर्स्ट डे बेटा? So can you hear me? आपका वॉइस कट रहा है, अब बताएं, आप सुन पा रहा हूँ बेटा? Yes, sir. First day. फर्स्ट डे जी, जिसका फर्स्ट डे है वो बेटा क्लास फिनिश होने पे मुझे कॉल करेगा। ठीक है, जिसका भी फर्स्ट डे है वो क्लास फिनिश होने पे मुझे कॉल करेगा। और ऐसा नहीं कि सर की कॉल वेटिंग आ रही है तो हम कॉल ही नहीं करते, 5-10 मिनट बाद फिर कॉल करना। ठीक है, कॉल वेटिंग क्यों आ रही होगी? क्योंकि एक स्टूडेंट बात कर रहा, दूसरा स्टूडेंट को बात करने का टाइम तो मिलेगा। तो जिसका फर्स्ट डे, 2 बच्चे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनका फर्स्ट डे मेरी क्लास में, तो मेरा वो भी बच्चे है मुझे सर। कॉल। सर मेरा भी है। मेरा ओके, चलिए जो भी है तो मेरे फोन पे बात करेंगे अभी वो।
तो फाइनली क्योंकि प्रीवियस लेक्चर से में बात करनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज आज के लेक्चर्स में बहुत दिक्कतें आएंगी। हम वही है कि कोई मूवी देखने जाए और बीच में से जाके बैठ जाए, फिर साथ वाला टर्न करे, भैया अभी तो क्या बता दिया, क्या स्टोरी निकल गई। फिर साथ वाला कहता है भैया शांति से देखो, थोड़ी देर बैठे रहोगे अपने आप समझ में आने लगे क्या चल रहा है मूवी में, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है। तो प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे 1-2 क्लासेस के, या थोड़ा सा स्टेबल रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है उसको समझने के लिए। तो ये पॉइंट एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। तो फाइनली ये बात हमने डिस्कस करी कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल नॉट जरूर करते जाएगा, एंड बंचिट ऑफ पपाया बोथ डिसीज आर कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। इसके थ्रू होती है माइकोप्लाज्मा के थ्रू। तो वेट्टेकर ने अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया, सभी ने पढ़ा है, 9th स्टैंडर्ड से पढ़ जा रहे हैं। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, हमारा किंगडम मोनेरा फिनिश हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। मैंने आपको सबको 10 सेकंड का ब्रेक दिया, 10 सेकंड के ब्रेक के बाद मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। बहुत ज्यादा ब्रेक दे दिया मैंने आपको, ऐसा लगता है मुझे। तो तब पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी रहा हूँ, होल्ड रखिएगा। चलिए तो हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्लास में है बेटा? सर कुछ क्वेश्चन पूछने थे। यस सर। हाँ पूछिए। सर एक क्वेश्चन था अपना पिछली बार के टेस्ट का, टोरस इन बॉर्डर्ड पिट इज मेड अप टेस्ट ऑफ। पेपर से? हाँ सर। टेस्ट पेपर से। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी नए बच्चों का मैं टेस्ट पेपर डिस्कस नहीं कर रहा, तो क्योंकि अब मैं टेस्ट पेपर डिस्कस करूंगा, पूरा पेपर डिस्कस करना है मुझे, तो टेस्ट पेपर डिस्कस करूंगा तो बाकी बच्चे ने टेस्ट दिया नहीं है, फर्स्ट टाइम उनकी प्रॉब्लम आएगी। तो टेस्ट पेपर डिस्कस करने के लिए मैं क्लास रखूंगा, डोंट वरी यश, ठीक है? ठीक है सर। ओके यश, ये रेजोनेंस का पैटर्न ही है बेटा कि टेस्ट होने के बाद उसका पेपर डिस्कस होना जरूरी होता है। जब मान लीजिए हमने टेस्ट दे दिया और टेस्ट में हमारी क्या गलती हुई, क्यों गलती हुई, ये पता नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा। तो वो मेरी जिम्मेदारी भी मेरे होल्डिंग में है। और कोई डाउट्स हो तो और कोई पूछ सकते हैं अभी। नहीं सर, ऐसे डाउट नहीं है कोई। सबको वॉइस आ रहा है मेरा बेटा? यस सर। यस सर। कुछ नेटवर्क इशू हुआ था, तो छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, उसको इग्नोर करें हम। तो कुछ नेटवर्क इशू रहा था। चलिए तो फाइनली हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जैसा अपन ने पहली बात करी, इसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? वो सभी जो यूकैरियोटिक है
और सिंगल सेल से मिलकर बने उन सभी ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया। तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इन किंगडम प्रोटिस्टा, याद रखिएगा फर्स्ट थिंग। देन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई कि प्रोटिस्टा में बोथ ऑटोट्रोपिक यानी अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करने वाले एंड हेटेरोट्रोपिक यानी दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। यानी इसमें ऑटोट्रोपिक भी आएंगे, हेटेरोट्रोपिक भी आएंगे। देन इनमें हेयर लाइक सीलिया, हेयर लाइक यानी बालों के समान सीलिया मिलते हैं एंड विप लाइक फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। विप में सोचना पतवार के समान, नाव की पतवार जो होती है उसके समान विप लाइक फ्लैजिला और हेयर लाइक फ्लैजिला मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देन किंगडम प्रोटिस्टा में बेसिकली मैंने आपको बताया अमीबा यूग्लिना आ रहे हैं, क्या रहे अमीबा यूग्लिना आ रहे हैं और ये बेसिकली एक्वाटिक प्लेस पे, एक्वाटिक या मॉइस्ट प्लेस पे सरवाइव करते हैं। क्या मिलेंगे? एक्वाटिक प्लेस पे मिलेंगे या मॉइस्ट प्लेस पे ये सरवाइव करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म। अब प्रोटिस्टा में मैक्सिमम चीजें आप जूलॉजी में डिस्कस करोगे, अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में, अमीबा पैरामीशियम के साथ कौन कौन से डिसीज हो रही हैं, उनका लाइफ साइकिल, ये सब जूलॉजी में रहेगा। लेकिन बॉटनी में क्या क्या आएगा, इसकी प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी कि किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन बॉटनी का पोर्शन हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? हमने इसे मोनेरा में बात करी थी, सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, सभी यूकैरियोटिक नहीं, केवल वो यूकैरियोटिक जो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, यानी कि एक ही सेल से मिलकर बने हैं। यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. बोले भाई। यस ओके, सर। Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया sir. बेटा, बहुत बढ़िया। देन इसके बाद आप देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया गया है 5 कैटेगरीज में। 5 कैटेगरीज। सबसे पहले क्राइजोफाइट्स, सेकंड डायनोफ्लैजेलेट्स, साफ लिखो थोड़ा सा ना, डायनोफ्लैजेलेट्स, then euglenoid, then slime mold, and fifth one is protozoan प्रोटिस्टा। सबको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि किंगडम प्रोटिस्टा में को कौन कौन से ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। एग्जैक्टली सबको क्लियर होना चाहिए। किंगडम प्रोटिस्टा में सबसे पहले आ गए क्राइजोफाइट्स, फिर डायनोफ्लैजेलेट्स के बाद यूग्लिनॉइड्स के बाद आप देख सकते हो, यूग्लिनॉइड्स के बाद स्लाइम मोल्ड्स का प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। अब ध्यान देना, जो स्टार्टिंग के 3 है, पहले तो नाम याद करना है। कृति, मेरा वॉइस आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें नेम याद करने हैं। किंगडम प्रोटिस्टा क्लासिफाइड इनटू क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, देन स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। दिव्यांश क्लियर है बेटा? यस सर। दिव्यांश ओके, चलिए ध्यान देना इधर। तो इनमें देखोगे कि स्टार्टिंग के 3 है बेटा, स्टार्टिंग के 3 ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। थोड़ी देर पहले देखा, यानी अपने फूड का फॉर्मेशन खुद कर लेंगे। जबकि ये दोनों
हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। कौन सा शो करते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब एक एक की बात करें। पहले तो वाला पॉइंट नोट कर लिया अपने, अब मैं एक एक की बात डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले टाइम तो बहुत जल्दी भग जाता है आपका। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में डाई एटम्स आते हैं। डाई एटम्स का मतलब गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी जिन्हें बेटा डेस्मेट भी बोलते हैं। रेड मार्कर से लिखा है, इंपॉर्टेंट हो गया। यानी क्राइजोफाइट्स में डायटम्स को इंक्लूड किया गया है, यानी कि गोल्डन एल्गी जिन्हें डेस्मेट भी बोलते हैं। जब हम समुद्र में ओशंस की बात करें, समुद्र में जो तैरती हुई एल्गी मिल जाती है, पानी पर तैरने वाली एल्गी, वो कौन सी एल्गी होती हैं? डायटम्स होती हैं, याद रखना। और इनमें गोल्डन कलर के पिगमेंट्स की वजह से इन्हें गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं और डेस्मेट भी बोलते हैं। यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट के लिए, यानी आपसे जाए पूछा था डेस्मेट इंक्लूड इन क्राइजोफाइट्स, यानी कि डायटम्स इंक्लूड इन क्राइजोफाइट्स। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है, आप सबको मालूम है कि हम फूड के लिए प्लांट पर डिपेंडेंट है और प्लांट अपना फूड खूब बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एल्गी भी प्लांट ही होती है तरीके से, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, यानी अपना फूड बना सकती हैं। तो इस अर्थ पर जितनी भी फोटोसिंथेसिस चल रही है, अर्थ पर जितनी फोटोसिंथेसिस चल रही है, उसका मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस समुद्र में होती है, सी में होती है, ओशंस में होती है। क्यों? ओशंस 65% तक, 60 से 65% तक अर्थ पर क्या है? ओशंस। तो वहां पर सब में क्या मिलेंगे? एल्गी, वो सब भी फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। यानी कि अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस। डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, यानी कि फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। चीफ प्रोड्यूसर, डायटम में आता है चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस। ओशंस में मेन प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर किसे बोलते हैं? डायटम्स को बोलते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। क्रायोफाइट्स की एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो बोथ तरह के वाटर में सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, यानी कि मीठे पानी में जो बहता हुआ होता है, रिवर का हो गया, पॉन्ड का हो गया, लेक का हो गया। इसके साथ साथ मैराइन वाटर में भी मिलते हैं। मैराइन वाटर यानी कि खारे पानी में भी मिलते हैं, याद रखिएगा। क्या मिलते हैं? खारे पानी में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात हो गई। यहां पर अपन देखें, जब हम देखें कि डायटम्स जो होते हैं इनके चारों तरफ बात करें, डायटम्स में एक स्पेसिफिक आउटरमोस्ट कवरिंग होती है जिसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। यहाँ डायटम्स में क्या मिलता है? सिलिका, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलता है। तो जब समुद्र से पत्थरों पर जब डायटम्स आते हैं, या ये बोलूं रिवर से डायटम बह के आते हैं, तो डायटम्स जब सूखते हैं तो पत्थर जैसे दिखाई नहीं देते हैं, जिसे बोलते हैं डाई एटमस अर्थ। क्या बोलते हैं? डाई एटमस अर्थ। यानी क्वेश्चन में यह रखना है, डाई एटमस अर्थ का मतलब हो गया कि उनमें सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, जिसके कारण वो हार्ड हो जाते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड। तो किंगडम प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया।
क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, जुगलिनॉइड्स, स्लाइम मोड्स और लास्ट में आ गए आपके प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। इसमें पहले अभी अपन ने केवल किसकी बात करी है? क्राइजोफाइट्स। कौन कौन सा पॉइंट ऑफ फोकस करना है? क्राइजोफाइट्स में डायटम्स यानी कि समुद्र पर तैरने वाली या वाटर पर तैरने वाली एल्गी आती हैं। इनमें गोल्डन पिगमेंट्स होता है, इसलिए इन्हें गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है। देन इसके साथ साथ ये चीफ प्रोड्यूसर है, यानी कि मेन फोटोसिंथेसिस करने वाले अर्थ के या ओशंस के प्रोड्यूसर बोले जाते हैं। क्राइजोफाइट्स में जो प्लांट आते हैं या जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो खारे पानी के साथ साथ फ्रेश वाटर यानी कि बहते हुए पानी में भी सरवाइव करते रहते हैं। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? किसी को डाउट तो नहीं भाई? एक बार तो फर्स्ट वाला बता। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया बेटा कि डायटम्स का मतलब क्या हो गया? यूनिसेलुलर एल्गी। एक तरीके से याद रखें, यानी कि ऐसे एल्गी जो वाटर सरफेस पे तैरते हैं। डायटम्स ऑलरेडी एल्गी होते हैं। जब मैं आपको पांचों किंगडम बता दूंगा तब बताऊंगा एल्गी को कहाँ का क्लासिफाई किया गया है। जब सारे किंगडम पढ़ा दूंगा तो आपसे ये पूछा जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी किसमें आते हैं, तो आप बताओगे मोनेरा में आते हैं। मैं पूछूंगा गोल्डन एल्गी यानी कि डेस्मेट किस में आते हैं, तो आप बोलोगे क्राइजोफाइट्स यानी कि प्रोटिस्टा में आते हैं। क्लियर हो गया ये बात? यस सर। ओके। देन आपने एक वर्ड सुना होगा फाइटोप्लैंक्टन। सभी ने फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होता है? ऐसे प्लांट यानी कि एल्गी भी जो वाटर सरफेस पे, माइक्रोस्कोपिक प्लांट यानी कि माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो वाटर सरफेस पे तैरती हैं, उन्हें बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ऐसे एनिमल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन। अभी एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ये बात हो गई हमारी क्राइजोफाइट्स की। अब इसको हम कंपेयर करेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स, जुगलिनॉइड्स, स्लाइम मोड और प्रोटोजोआ से नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना काफी है। क्राइजोफाइट्स तक हमें एग्जैक्टली सबको क्लियर होना चाहिए। क्राइजोफाइट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया? क्राइजोफाइट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया? यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया, एक पॉइंट और नोट करिए जिससे हमारा क्राइजोफाइट्स टोटली फिनिश हो जाएगा कि डायटमस अर्थ यानी कि हार्ड सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इन डायटम्स का यूज या ये बोलूं क्राइजोफाइट्स का यूज ऑयल का यूज याद रखना पॉलिशिंग के लिए और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए किया जाता है। पॉलिशिंग एंड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल को छानने के लिए और पॉलिशिंग के लिए इनका यूज किया जाता है। पत्थर जैसे होते हैं डायटम्स, इसलिए इन्हें पॉलिशिंग के लिए, रगड़ने के लिए बेसिकली, और ऑयल्स को छानने के लिए भी किया जाता है। चलिए, तो आज की क्लास के इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में उसको हम कंटिन्यू करेंगे डायनोफ्लैजेलेट से। लेकिन एक्चुअल में नीट की तैयारी तब मानी जाती है कि जो टीचर हमें जितना प्रोवाइड करते आ रहा है मटेरियल, वो हम साथ साथ तैयार करते चलें। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास इतना काफी बड़ा। नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।